हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि क्लास 12th में भी आता है एग्ज़ाम में। और केवल 12th में ही नहीं, बल्कि यह प्रवक्ता जैसा एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आड़ी लोच लोच, आड़ी या तिरछी लोच। हम पढ़ेंगे आड़ी लोच या तिरछी लोच। तो ये आड़ी लोच या तिरछी लोच क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैंने इस ढंग से इसके नोट्स बना रखे हैं कि आपको यह बहुत ही इजी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आड़ी लोच का पहले प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या है? मूर। मूर एक वैज्ञानिक हुए, मूर। इन्होंने अपनी पुस्तक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में किया था, किंतु इस विचार की जो विस्तृत व्याख्या है वो रॉबर्ट ट्रिफिन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ वैल्यू में की है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आड़ी लोच या तिरछी लोच के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? मूर। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है? रॉबर्ट ट्रिफिन ने की है। और उनकी कौन सी पुस्तक थी? तो लिखना है थ्योरी ऑफ वैल्यू, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि थ्योरी ऑफ वैल्यू का संबंध है। तो किसी से सिंपल सी बात है, तो लिखना है कि आड़ी लोच या तिरछी लोच हैं कि, और आ सकते हैं 3-4 ऑप्शन उसमें दिए हुए होंगे, तो उनका संबंध किसी से हो जाएगा। आड़ी लोच क्वेश्चन किसी प्रकार से भी घुमा करके पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट हो गए 2-3 पॉइंट। अब कुछ वस्तुएं इस प्रकृति की होती है कि एक वस्तु का कीमत परिवर्तन दूसरे वस्तु की मांग को भी परिवर्तन कर देती है। वो दूसरी वस्तु की मांग को भी क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है। दूसरे शब्दों में, जब वस्तुएं आपस में संबंधित होते हैं, तब एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव डालती है। क्या होता है कि यदि कोई दो वस्तु हैं और दो वस्तु में एक की कीमत में परिवर्तन होता है, दूसरे की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, एक की कीमत में परिवर्तन, तो जो एक की कीमत में परिवर्तन हो रहा है या पहली वस्तु की कीमत में हो रहा है, तो उसका असर यदि दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है। भले चाहे कीमत में तो उसकी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पड़ रहा, लेकिन मांग पे यदि परिवर्तन पड़ता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आड़ी लोच या तिरछी लोच। सीधा तिरछा इसको क्यों बोलते हैं? ये फिर आड़ी मतलब अड़ा हुआ। तो अड़ा हुआ क्यों है? क्यों है तिरछा? क्यों है ये? मतलब टेढ़ा समझो इसको, या मतलब आड़ी मतलब अड़ी हुई, तो क्यों है ये इसीलिए अड़ी है कि उसकी अपनी कीमत तो उसकी क्या है, मतलब नहीं स्थिर है, लेकिन वो दूसरे के कारण से वो प्रभावित हो रहा है। वाह! तो आइए आपकी बात समझ में। तो इसको याद रखने का तरीका आप इस ढंग से भी इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ अब देखिए आगे, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उससे संबंधित वस्तु, जो उससे संबंधित वस्तु होती है, उस पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव, मात्रात्मक मतलब यानी कितनी मात्रा में जो प्रभाव पड़े, तो इसकी मांग को क्या बोलते हैं? आड़ी लोच कहते हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से संबंधित वस्तु की मांग में पड़ने वाले प्रभाव को या मात्रात्मक प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? आड़ी लोच कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका सूत्र क्या है? अब सूत्र को तो हम ऐसे ढंग से समझाएंगे तुम्हें कि तुम भूलने वाले नहीं रहेंगे। देखो क्या है, ये है। तो पहले जैसे मैंने कि पिछली वीडियो में भी आपको कई बार बताया है कि नीचे जो हम अनुपात में नीचे लिखते हैं, तो वो एक स्वतंत्र चर होता है, उसके कारण से दूसरे में परिवर्तन होता है। तो E इज इक्वल टू यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वाई वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, सॉरी एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे
क्या है, वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई वस्तु की आनुपातिक परिवर्तन, यानी वाई में क्या हो रहा है, आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है कीमत में, और उसके कारण से जो दूसरी वस्तु एक्स वस्तु है उसकी मांग क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। यानी यहाँ तो कीमत है, यहाँ यहाँ क्या प्रभावित हुई, कीमत, लेकिन दूसरी वस्तु की क्या प्रभावित हुई इसके चक्कर से, मांग। तो इनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तिरछी लोच, आड़ी लोच कहते हैं। अब इसको गणितीय रूप में इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि के परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स कह सकते हैं, डेल्टा एक्स बटे एक्स। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लिख रहे डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स, और बटे एक्स का मतलब है कि कितना परिवर्तन हुआ। और इसको लिखेंगे हम वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल्टा पी ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई, यानी जितना पहले पी था और जितना परिवर्तन होकर के आया। अब तो इस प्रकार से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी की जो इलास्टिसिटी है या क्रॉस्ड इलास्टिसिटी, तिरछी लोच जो है, इसको ई सी यानी हम इसे कह सकते हैं। तो वो क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई। ठीक है ना। अब इसको यदि हम और आगे हल करें तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इसको मैं फिर से अलग से लिख लेता हूँ। ये है डेल्टा एक्स बटे एक्स, डेल्टा एक्स बटे एक्स है, और ये बटे का मतलब है ये है भाग, ये है भाग का निशान है, डेल्टा पी ऑफ वाई बटे पी वाई, ये है ना, ये वाला है। इसको हम ऐसे में भी लिख सकते हैं। अब इसको जब हम हल करते हैं तो पहले को तो वैसे लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और दूसरे को ये जो गुणा वाला, सॉरी ये जो भाग वाला जो यहाँ पर चिन्ह है, इसको हम गुणा में बदलते जब हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम गुणा में बदलते हैं तो ये जो भिन्न होती है उसके बाद वाली भिन्न ये उल्टी हो जाती है, यानी डेल्टा पी अपॉन वाई बटे पी वाई का क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो ये पी वाई अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टा पी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया, ऊपर क्या है, डेल्टा एक्स गुणा गया पी वाई है, ऊपर का आ गया आपका ये वाला फॉर्म में, और नीचे वाला डेल्टा पी अपॉन पी गुणा गया एक्स, तो डेल्टा पी ये है और गुणा गया एक्स। तो ये सेम चीज़, चाहे पहले एक्स बोलो और उसके बाद डेल्टा पी बोलो, या चाहे डेल्टा पी बोलो और फिर उसके बाद क्या बोलो, एक्स बोलो गुणा में। तो गुणा में क्या नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यदि हम गुणा में क्रम बदल देते हैं, जैसे उदाहरण है 2 गुणा के 5 बोलो तो कितना होता है, 10 होता है, या 5 गुणा के 2 भी बोलो तो भी कितना होगा, 10 ही होता है। गुणा में यदि हम संख्याओं का क्रम बदल देते हैं तो इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने ऐसा क्यों लिखा। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि ताकि ये लर्न करने में क्या हो जाए, ये आसान हो जाए। ये आसान क्यों हो रहा है ये लर्न करने में ये फॉर्म, क्योंकि पहले डेल्टा डेल्टा वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले क्या है, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा पी वाई प्राइज ऑफ वाई। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके तिरछे में जाइए, क्या तिरछा यानी ऊपर में जाए, गुणा का निशान लगा जाए, और ऊपर यहाँ क्या है, पी वाई है, तो यहाँ पर भी पी वाई लिख दो, यानी यहाँ से डेल्टा हटा दो सिर्फ। और इसके यानी तिरछे में यहाँ नीचे यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स है, तो ये यहाँ से डेल्टा हटा दो, यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दो। तो ये सिंपल से तो हो गया ना आपको याद। यानी मैंने आपको ये भी याद भी आपको करा दिया है सूत्र। तो बाकी इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन। ये जो है एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन, और एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की प्रारंभिक मांग यानी शुरुआत में, यानी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पूर्व। और डेल्टा पी वाई का मतलब है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, तो पी यानी प्राइस ऑफ
वाई यानी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, और पी वाई का मतलब होता है वाई वस्तु की प्रारंभिक जो यानी शुरुआत में जो कीमत थी। तो इस ढंग से इसका सूत्र हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि परीक्षा में कौन सा सूत्र आपसे पूछा जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, परीक्षा में कौन सा सूत्र आएगा आपके। देखो, परीक्षा में पहला सूत्र आपका सिंपल सा इस फॉर्म में हो सकता है। दूसरा, परीक्षा में कौन सा सूत्र हो सकता है, इस फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है। तीसरा, फॉर्म में क्या हो सकता है, ये वाला फॉर्म में हो सकता है। तो ये वाला फॉर्म इसी से ही निकला है, जब हमने इसको आगे हल किया तब ये मिला है। और यदि सिंपल सा बोलेंगे हम तो ए वाला है। तो ए वाले फॉर्म में भी हो सकता है, ए वाले फॉर्म में भी, ए वाले फॉर्म में, यानी तीनों फॉर्म में आप इसे अपने दिमाग में बसा करके रखें। ठीक है ना। नाउ हम चलते हैं बारी नेक्स्ट की। अब देखो, अब मांग की आड़ी लोच कितने प्रकार की होती है, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब तीनों के बारे में अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली कौन सी भी प्रकार की हम ये बात करेंगे। तो पहली जो वो होती है वो होती स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में। तो देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। ठीक है ना। तो हम पहले इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। दो वस्तुएं जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतिस्थापन की दर सदैव स्थिर तथा एक समान रहती है। यहाँ पर प्रतिस्थापन की दर कैसे रहती है, स्थिर और एक समान रहती है। चाय तथा कॉफ़ी या थम्सअप तथा कैंपा कोला ऐसी ही वस्तुएं हैं, यानी इनकी जो प्रतिस्थापन दर है, यानी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने की दर है, वो कैसे रहती है, सेम रहती है। तो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच अधिक होती है। तो ध्यान रखना कि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो उनकी मांग की जो आड़ी लोच है, आड़ी लोच का मतलब है कि दूसरे वस्तु में जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, अधिक होता है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच अनंत होती, और जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनकी अनंत होती है। कैसी होती है, अनंत होती है। किंतु कमजोर स्थानापन्न वस्तुओं की मांग, लेकिन जो कमजोर रहती है वो, उनकी मांग कैसी होती है, आड़ी लोच कम होती है। इस चीज़ को आप नोट कर दें। अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका चित्र है। ये ए वाला चित्र आप देखिए, यहाँ पर ए वाला चित्र यानी पहला वाला जो आपका चित्र है, ये वाला जो आपका चित्र है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपके सामने 3 चित्र है, एक ए वाला चित्र है, एक बी वाला है, एक सी वाला। तो हम पहले ए वाले चित्र की बात कर रहे हैं, पहला वाला चित्र की बात कर रहे हैं। चित्र ए में स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच 0 से अधिक प्रदर्शित होती है। यहाँ पर लिख रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से अधिक है यहाँ पर, क्योंकि वस्तु y की कीमत में वृद्धि स्थानापन्न वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करेगी। यदि क्या है, y में वृद्धि होती है, माना कि इसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी तो इसकी मांग तो, अपनी मांग तो इसकी घट जाएगी, क्योंकि जब कीमत बढ़ी तो मांग घट जाएगी। सीधी सी बात है भाई, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मानो इसकी कीमत बढ़ गई y की, तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसकी मांग तो कम हो जाएगी, लेकिन दूसरे की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। वो 0 से अधिक प्रदर्शित की कर रखी है, प्रदर्शित की गई है, क्योंकि y वस्तु की कीमत में वृद्धि स्थानापन्न वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर देगी, जैसे मैंने अभी बताया। तथा y वस्तु की कीमत में कमी, और यदि इसमें कीमत में कमी हो जाएगी तो ये जो y वस्तु है इसकी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब इसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी तो दूसरे की मांग में क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी तो एक्स वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी कर देगी। ऐसी दशा में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। तो ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब ऊपर की ओर दिखाई दे रही है आपको, मांग वक्र ऐसा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्थानापन्न वस्तुएं की मांग की लोच कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो और शून्य से अधिक, ये शून्य से अधिक धनात्मक, ये शून्य कहाँ पर है, ये है यहाँ पर शून्य, शून्य से अधिक ये ऊपर की ओर है। तो कैसे होती है, शून्य से अधिक होती है यानी धनात्मक होती है। जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर को लगाना है। ऐसी दशा में मांग की आड़ी लोच धनात्मक, लोच धनात्मक यानी ग्रेटर देन जीरो होगी। साफ लिख रखे चित्र में भी। अब आती बारी दूसरे पॉइंट की बारी आती है। दूसरे पॉइंट की बारी है पूर्ण तथा संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में। अब पूर्ण और संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में क्या होता है, तो ऐसी वस्तुओं में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग एक साथ की जाती है। कैसी होती है कुछ वस्तुएं जिनकी मांग एक साथ की जाती है। जैसे आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, ये तो कोई बता देगा कि स्कूटर और पेट्रोल एक साथ करते हैं मांग, या पेन तथा इंक, इनकी मांग कैसे करेंगे भाई, एक साथ करते हैं कि नहीं करते हैं। इन्हीं कि ऐसा तो नहीं कि बस इंक ही इंक ला दे और तुम्हारा काम चल जाएगा। तो पेन और इंक एक साथ इनकी मांग होती है। डबल रोटी और मक्खन लोग एक साथ खाते हैं। तो ऐसी जो वस्तुएं होती है इन वस्तुओं की श्रेणी में आती है। किन वस्तुओं की श्रेणी में, पूरक और या संयुक्त तथा संयुक्त वस्तुओं की श्रेणी में। तो देखो ऐसी वस्तुओं में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग में कमी आएगी। भाई जब माना कि क्या है कि पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसकी जब वृद्धि हो गई यानी प्राइस में वृद्धि हो गई तो भाई डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी पेट्रोल की घट जाएगी। तो इसकी यदि पेट्रोल की डिमांड यदि घट जाएगी तो जो स्कूटर होगा, ये प्रमाण बात तो मैंने इसको स्कूटर मानते हैं कि यदि स्कूटर की कीमत बढ़ती है तो वो स्कूटर की जो मांग होगी, डिमांड होगी, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ने से, स्कूटर की कीमत बढ़ने से क्या हो जाएगा कि पेट्रोल की भी जो मांग होगी वो भी क्या हो जाएगी, कमी, उसमें भी कमी आ जाएगी। यानी उससे संबंधित वस्तुओं की मांग में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जब स्कूटर की कमी हो गई तो जो पेट्रोल है उसकी मांग में भी तो कमी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि इधर हाँ भाई यानी स्कूटर को तुम क्या तो खरीदेंगे नहीं और जो पेट्रोल को तुम खरीदेंगे, भाई उसी में तो डालेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो चाहे दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित ही क्यों न रहे, चाहे दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित ही क्यों न रहे, चाहे कहने का मतलब पेट्रोल की कीमत में चाहे परिवर्तन हो ना, बिल्कुल ना, लेकिन इसकी मांग में क्या आ गई, पेट्रोल की मांग में कमी आ गई। पेट्रोल की मांग में क्या क्या आ गई भाई, कमी आ गई। जबकि कीमत किसकी बढ़ी थी, स्कूटर बढ़ी तो इसकी, लेकिन असर किस पे पड़ गया, इस पे पड़ गया। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो लोच ऋणात्मक होता है, ऐसी दशाओं में लोच कैसा होता है, ऋणात्मक होता है अथवा शून्य से कम। जैसा कि चित्र बी में आड़ी लोच लेस देन जीरो प्रदर्शित कर रखा है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऋणात्मक कैसे होता है और लेस देन जीरो, जीरो से कम। तो यहाँ पर देखो इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरक वस्तुओं का जो ये चित्र है, पूरक वस्तुओं का चित्र है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन जीरो है और ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब नीचे की ओर है। क्यों? क्योंकि यदि वाई वस्तु की कीमत क्या हो जाती, बढ़ जाती है, तो इसकी मांग दूसरी वस्तु जो एक्स की है उसकी मांग सीधा घट रही है। यानी इसकी तो घटेगी घटेगी, लेकिन इसकी भी घट रही है।
तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ये क्या हो गया, पूरक वस्तु जो होती है जो एक दूसरे के साथ साथ प्रयोग मतलब की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग कैसी होती, आड़ी लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों हो गया। ये तो हो गई स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं हो गई जैसे गुड़ और चीनी होते, ये होती स्थानापन्न वस्तुएं। और इसके उदाहरण हैं जैसे पेन या स्कूटर या पेट्रोल। ठीक है ना, ये पूरक वस्तुएं या संयुक्त वस्तुओं की क्या है, उदाहरण है। अब आती बारी तीसरे की, ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा वाला पॉइंट है संयुक्त स्वतंत्र वस्तुएं। अब तीसरी कैसी वस्तुएं होती है, स्वतंत्र वस्तुएं होती, इंडिपेंडेंट, जो किसी में डिपेंडेंट नहीं होती। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझिए। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच शून्य होगी। मांग की आड़ी लोच कैसी होगी, स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में शून्य होगी, यानी कोई प्रभाव नहीं। स्वतंत्र वस्तुएं न तो स्थानापन्न वस्तुओं की श्रेणी में आती है और न ही या पूरक वस्तुओं की श्रेणी में आती है। चित्र सी में ऐसी वस्तुओं की मध्य मांग ही, ऐसी वस्तुओं के मध्य मांग की आड़ी लोच स्पष्ट की गई है। यानी जो स्वतंत्र वस्तुएं हैं, स्वतंत्र वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं पड़ता है, तो ऐसी वस्तुओं की में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र नंबर सी पे आप देखिए, ये डिमांड कर्व है और ये ई डी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ए एक्स यानी वस्तु है और ये यदि मान लो तो वाई वस्तु हम यहाँ पर लेते हैं, तो वाई वस्तु चाहे बढ़े चाहे घटे तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जैसे खाद्यान्न का जो विलासिता वाली वस्तुओं से कुछ कोई संबंध नहीं होता, वो अपने में जो अलग अलग वस्तुएं हो गई, दो भिन्न वस्तुएं होती हैं, स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं जिनका आपस में कोई ज़्यादा लेन देन मतलब ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को बोलेंगे हम स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है ना, अब जैसे हम बोलेंगे कि हेलमेट है। ठीक है, जो हेलमेट होता है यानी खोपड़ी में जो पहना जाता है सिर में के ऊपर, तो और पेन का क्या संबंध है, तो है कुछ संबंध, अगर कोई संबंध नहीं, ये स्वतंत्र वस्तु है भाई। वो एक अलग वस्तु है, ये पेन एक अलग वस्तु है, तो इनका आपस में कोई यानी रिलेशन है नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को बोलेंगे कैसी वस्तुएं, स्वतंत्र वस्तुएं, और इनकी जो आड़ी लोच कैसी होती है, 0 होती है। एक बार रिवीजन कर देता हूँ, जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनमें आड़ी लोच क्या होती है, 0 से अधिक, और पूरक वस्तुओं में क्या होती है, 0 से कम, 0 से अधिक और 0 से कम। और इसमें जो स्वतंत्र वस्तुएं 0, और जो मांग वक्र होता है, जो स्थानापन्न वस्तुएं होता है उनका मांग वक्र धनात्मक, और जो पूरक और संयुक्त वस्तुएं होती उनका जो मांग वक्र ऋणात्मक, और जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं उनका सीधे बेलोच में है ना, सीधे खड़ा है। तो आप इस टॉपिक को भली भांति से समझ गए होंगे। आशा है कि आप मेरे चैनल पर बने रहें और आप मेरे चैनल से संतुष्ट होंगे। थैंक यू गाइस।